हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखो, कॉपी और पेन रख लो, कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊंगा तो लिख लेना तुम लोग। और जिनको पता है, कई लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा उन्होंने कहीं ना कहीं से, लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका, नोट्स बन जाएंगे आपके, बहुत काम की चीज़ रहेगी। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जो लोग नए हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो आज हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अच्छा, इसकी कुछ कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले वो कहानी समझो, हुआ क्या था कि अब वो जगह पाकिस्तान में है, ठीक है, माउंट गोमेरी नाम की जगह। तो उस समय तो भारत का ही हिस्सा था। ये बात हम लोग 18वीं सदी की कर रहे हैं, सन 1826 की बात है। उस समय भारत का हिस्सा था वो। तो होता क्या है कि जेम्स कनिंघम जा रहे होते हैं, ठीक है, एक जगह से जा रहे होते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो उनको दिखता है, कुछ लोग दिखते हैं, अंग्रेज अधिकारी होते हैं भाई, अंग्रेज अधिकारी उस समय चारों तरफ फैलते हुए जा रहे होते हैं। तो उनको दिखता है कि कुछ लोग हैं और वो अपने घर बनाने के लिए ज़मीन से खोद के मिट्टी जब निकालते हैं तो उनको ईंटें मिलती हैं। इन्होंने देखा कि ये ईंट तुम लोगों को कहाँ से मिलती है, वो ईंट थोड़ी अलग टाइप की लग रही थी। कहते कि अरे वो ज़मीन के नीचे से निकलती रहती। तो उन्होंने समझा ज़मीन के नीचे से ईंट निकलती रहती है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हो सकता हो कहीं ना कहीं इसके नीचे शायद कोई सभ्यता के अवशेष दफन हो, तभी इनको मिलता है। तो उन्होंने बताया, कुछ और चीज़ें उन्होंने दिखाई, कैसे कुछ चीज़ें मिलती रहती। ठीक है, वो बात वहाँ से हो गई। उसके बाद बाद के जब वो बाद में गए गए इंग्लैंड, वापस लौटे, उन्होंने ये चीज़ बताई, अपनी अपनी किताब लिखी, उसमें बताई। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर रिसर्च चलने लगी, यहाँ पर कुछ लोगों ने ढूंढा। और जब ढूंढा तो उनको मिली यहाँ पर एक पूरी सब, जब खुदाई हुई, और दयाराम साहनी ने पूरे बड़े स्तर पर एक काम किया, पूरे बड़े स्तर पर उन्होंने खुदाई की। और जब खुदाई की तो उनको खोदते खोदते पहले दीवार जैसी मिली, घर जैसे मतलब मिले, फिर सीढ़ियाँ मिली, और फिर उनको पूरी एक तरीके की शहर जैसा एक शहरी व्यवस्था पूरी मिली ज़मीन के नीचे से। तो ये जब मिलने लगा तो वहाँ के लोग जो भी पहले ऊपर बसे रह रहे थे, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। और जिन लोगों ने खोज की इसकी, उन लोगों ने उसको नाम दिया कि ये, पहले ही समझिए, जब स्टार्टिंग में समझा गया कि ये 1000 साल के आसपास की सभ्यता, लेकिन जब इसको अच्छे से खोजा गया और उसका पता लगाया गया, इनकी कुछ चीज़ों की फिर कार्बन डेटिंग में, पता चला कि ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है। तो उस समय तब तक की खोजी गई सबसे पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा जगह पे इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। साथ ही ये सिंधु घाटी की सभ्यता बोली जाती है, क्योंकि इसके जो भी शहर मिले हैं, धीरे धीरे बहुत खुदाई हुई, फिर बहुत जगह मिले इसके, सैकड़ों मिले, लगभग ये समझो कि आपके पास 1000 के आसपास की इसकी चीज़ें मिली, कभी ना कभी मिलती भी रहती। तो ये सारी जो सभ्यता बसी है, ये सिंधु नदी के पास बसी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले के समय क्या होता था कि जो पहले के समय की कभी भी तुम बात समझो, कॉमन सेंस की बात है, जब किसी को कहीं बसना होगा, और आज के समय में हम लोगों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें कि हम लोग ज़मीन से पानी निकाल लेते, तब ऐसा नहीं हो पाता था, हम लोग ज़मीन से पानी नहीं निकाल पाते थे। तो जहाँ पानी होता है वहीं वो बसते थे, जहाँ पानी होता है वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है, तो उस ज़मीन के उपजाऊ से क्या अन्न मिलता था, पानी होता था वहाँ पे, तो पानी के उपयोग से सारे काम चलते थे। जानते हो कि पानी एक मूलभूत चीज़ है, मूलभूत ज़रूरत है जीने के लिए। तो जहाँ जहाँ पानी हुआ है वहाँ वहाँ अधिकतर सभ्यता मिली, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, कुछ जगह ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये काम कैसे होता है। सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है, जो मैं बोलूँगा उसको आपको लिखना होगा। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो अपने, हेडिंग डाल लो सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी सन 1826 को चार्ल्स मैसन ने दी। चार्ल्स मैसन ने, किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दी 1826 ईस्वी, ठीक है।
पॉइंट लिख लो, कुछ कुछ पॉइंट लिख लो, बाकी पूरे मैं नहीं लिखवाऊंगा, पॉइंट लिख लो। सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसका सर्वेक्षण सर जेम्स कनिंघम ने, इसका सर्वेक्षण सर जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। देखो सर्वेक्षण किया, इसका क्या मतलब था, जैसे चार्ल्स मैसन कोई चीज़ मिली तो चार्ल्स मैसन ने वहाँ पे वो चीज़ देख ली, उसको नोटिस किया, लेकिन फिर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद आया कनिंघम, और कनिंघम ने क्या किया कि उसका सर्वेक्षण किया दोबारा से कि अच्छा ये चीज़ जो उसने लिखी थी क्या वो चीज़ सही है, तो उसको सर्वेक्षण किया तो वो चीज़ सही मिली। बाद में दयानंद साहनी से कहा कि इसको खोदो और पता करो कि क्या है इसके नीचे। ठीक है, तो इसकी खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। अब तक की जो ज्ञात सभ्यता है उसके हिसाब से विश्व की सबसे पहली सभ्यता, वो भी कौन सी सभ्यता? सबसे पहली नगरीय सभ्यता है, जिसको कह सकते हैं हम लोग सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर नगर से और भी सभ्यताएं थी, इससे पुरानी सभ्यताएं भी थी, जैसे मायंस की सभ्यताएं हैं, काफ़ी पुरानी सभ्यताएं, ठीक है, लेकिन वो जो सभ्यताएं थी वो सब ग्रामीण सभ्यताएं थी, कोई शहरी सभ्यता नहीं थी। ये शहरी सभ्यता है। ये इस सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे भी शहर होता है, जैसे आजकल के शहर होते हैं, उसका जो बेस होता है हम लोग देखते हैं कि सड़कें होती है, घरों में क्या होता है, घरों में जीने होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, सीढ़ियाँ मिलेंगी, हर एक चीज़ मिलेगी। और कितनी चीज़ें मिलती हैं जो लोगों ने पढ़ा है तो जानते हैं, लेकिन ये चीज़ सुनने में हैरत लगती है कि उतनी पुरानी समय। अब ये सिंधु सभ्यता की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो ईसा से 2500, लगभग 2500, 2300 या 2500, देखो कई कई जगह इसके अलग अलग है, तो 2300 से 2500 मैं इसको लिख रहा हूँ, 2300 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब ईसा पूर्व मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 2300 से 2500 साल पहले। और कई कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो, अब देखो इसको हम लोग यदि इसका काल विभाजन करें तो इसका काल विभाजन हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ये हम लोग आदि ऐतिहासिक में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? मैंने आपको जब बताया था पहले तो ये बताया था कि इतिहास को हम लोगों ने मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और जो ऐतिहासिक है, जो हिस्ट्री। तो आदि ऐतिहासिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किस में होने वाला है? आदि ऐतिहासिक। इसे आदि ऐतिहासिक कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि ये वो समय था, ये वो समय आदि ऐतिहासिक में आता है जिस समय लिखावट तो मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उन चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका है, उस चीज़ को आदि ऐतिहासिक के काल पीरियड में डाला गया। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ों को पढ़ भी लिया गया है और कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ा जा सका है, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। और अधिकतर चीज़ जो सिंधु घाटी सभ्यता में है उनको नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि ऐसी ऐसी लिपि में है कि उनको नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन इसके साथ के जो, या इसके साथ की जो अन्य सभ्यताएँ हैं, उन सभ्यताओं में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इन सभ्यताओं की कुछ चीज़ों को पढ़ा जा चुका है, तो वो चीज़ें कैसे पढ़ेंगे मैं ये भी बात बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इसे समझ पा रहे हो कि हम लोग प्रागैतिहासिक खत्म कर चुके हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल हम लोग सब पढ़ चुके थे। अब हम लोग आदि ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये हमारे भारत की सभ्यता थी। ठीक, तो अब इस सभ्यता को जरा मैं आपको कुछ दिखा दूं कि ये सभ्यता, इसको त्रिभुजाकार सभ्यता कहा जाता है, त्रिभुजाकार आकृति में मिलती है। ठीक है, जैसे इसको त्रिभुजाकार सभ्यता कहा गया। अब ये त्रिभुजाकार का क्या अर्थ है मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये आप इसको देख सकते हो, ये जो इतना एरिया है, यहाँ पे जो इतना एरिया, ये एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का ही, जो डार्क साइड से, मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा, तो जो डार्क साइड से एरिया इतना, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में अब तक जो मिला है, चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा है। ये जब स्टार्ट हुआ था अभी इतना बड़ा नहीं था ये, लेकिन अब इसका एरिया बहुत बड़ा हो चुका है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये आप देखो ये इंडस रिवर जाती है, ये इंडस रिवर, ठीक है, जो यहाँ से देखो जा रही है, ये पूरी इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, इसी को सिंधु रिवर बोला जाता है।
और यही सिंधु रिवर के किनारे बहुत सारे शहर हैं, आप देखोगे बसे हुए हैं। ये घग्गर, एक जो नदी यहाँ पर घग्गर मिली, घग्गर वो नदी जिसको सरस्वती नदी बोला गया। सरस्वती नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में आता है। तो यही सरस्वती नदी को जब बाद में पता किया गया, तो ये जो घग्गर नदी है, सरस्वती नदी, जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, काफ़ी समय पहले ये विलुप्त हो चुकी थी, बट उस समय ये नदी हुआ करती थी, तब की बात है ये। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर ये जो एक जगह आप देख रहे हो मांडा, ठीक है, तो ये मांडा है, ये यहाँ का सबसे ऊपर नॉर्थ में सबसे ऊपर जो पॉइंट मिलता है, ये मांडा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, क्या मिलता है? मांडा मिलता है। अच्छा, अब इस मांडा से यहाँ यदि आप लोग मिलाओ, ठीक है, यहाँ आप लोग इसका सारा सुतका गंडोर मिलाते हैं हम लोग, सुतका गंडोर जो यहाँ के सबसे अच्छा वेस्ट में है, सबसे ज़्यादा वेस्ट में, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इस तरीके से ये यहाँ नीचे जाएगा धौलावीरा, और इसको यहाँ पर ऊपर मिलाते हैं आलमगीर। तो यहाँ जब आप इसको मिलाओगे तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है, और सारी के सारे जो इसके शहर मिले हैं वो लगभग त्रिभुजाकार आकृति के अंदर मिले हैं, कुछ इधर या उधर हैं, तो इसको हम लोग एक त्रिभुजाकार आकृति वाली सभ्यता बोलते हैं। इससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख भी सकते हो कि यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। तो अब इसका मतलब ये है कि ऐसी सभ्यता मिलती है ये इस जगह पर, ये एक तरीके का मैप है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अभी जो कि इंडस रिवर पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ही रहे हैं, तो ये चीज़ देख लेते हैं कि इस जगह से मिला क्या है। ठीक है, इस जगह से क्या मिला है? इस जगह से हम लोगों को कुम्हार का चाक मिला। वो चाक होता है जिससे आपने देखा होगा कि कुम्हार घड़ा बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ मिली। इसका ये मतलब भी है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, जब कुम्हार का चाक है तो मिट्टी के बर्तन बनाए भी जाते होंगे, तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस समय। इसके अलावा श्रमिकों का आवास मिला। श्रमिकों का आवास मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पे श्रमिकों के रहने की एक जगह, वो श्रमिक आवास मिला। ठीक है, अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब आपने देखा होगा गाँव में आजकल भी ऐसा होता है कि एक जगह में बहुत सारा गेहूँ, अनाज, चावल जो भी भर दिया जाता है, तो वो अन्नागार होता है जहाँ पर अन्न रखा जाता है। तो क्या मिला है यहाँ पर? अन्नागार, श्रमिकों का आवास, कुम्हार का चाक। लिखते चलो इसको लिखते चलो, नोट करते चलो, पॉइंट बनाते चलो। यदि आप चाहोगे, यदि मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से लिखवा दूंगा ताकि आपको बहुत आसानी हो। ठीक है, लेकिन कितने लोग सीरियस हैं, वही लोग कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, वरना लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें मिली हैं यहाँ पर। क्या क्या मिला है? श्रमिकों का आवास, अन्नागार और कुम्हार का चाक। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की एक मूर्ति है, और वो मूर्ति कुछ इस तरीके से, एक उसका हाथ ऐसा टूटा जैसा है, मतलब पुरानी मूर्ति है। तो वो मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति गई। मातृ देवी आप समझ लो, प्रकृति देवी समझ लो, कि वो देवी जिससे सब चीज़ें बनी हैं, जिससे सब चीज़ें निकली हैं, इस तरीके से। यदि आप देखना चाहो कि वो मूर्ति कैसी थी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, यदि यहाँ पर खुल जाए तो, नहीं तो मैं आपको लगा दूंगा वीडियो में, तो आप देख लोगे मातृ देवी की मूर्ति। तो ये आप मूर्ति देख सकते हो, ये जो मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पे छोटी दिख रही, ये मूर्ति जो देख रहे हो, इसका एक तरफ का हाथ टूटा हुआ है, ऐसा दिख रहा है, क्या बनाया नहीं है या फिर है नहीं। तो ये मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। ठीक, इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा मैं बता दूं, इसके अलावा क्या मिलता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये यदि आप देख पा रहे हो तो ये मूर्ति मिलती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। देखा जाए तो संसार के सभी हिस्सों में किसी न किसी रूप में मातृ पूजन का चलन रहा है। माना जाता है कि धरती पर आने के बाद इंसान ने प्रकृति पूजन के बाद अगर किसी देवी देवता को अपनाया तो वह है मातृ देवी। समझे? भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो अभी तक का ज्ञात इतिहास हमें यही बताता है कि इस भूभाग में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता थी। जब बात मूर्ति निर्माण की आती है तो इस सभ्यता के अवशेषों से सबसे पहले मूर्ति निर्माण के साक्ष्य अभी तक मिल पाए हैं। इससे पहले कहीं मूर्ति नहीं मिलती है। समझ में आए? अब चाहे वह धातु मूर्ति शिल्प हो या टेराकोटा, इतिहास से वह
ताओं की माने तो प्रागैतिहासिक संस्कृति के अवशेष यूं तो पूरे देश में फैले मिले, किंतु प्रमाणिक और ठोस सामग्री का वृहद भंडार पुरातत्व की खुदाई में सिंधु घाटी में ही मिला है, जो वर्तमान लाहौर और मुल्तान के बीच रावी की पुरानी धारा के तट पर बसे शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो वर्तमान के सिंध के ललकाना जिले में है, से मिले अवशेष और साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में बोलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा को वैदिक काल में संभवतः हिरियूपिया के नाम से जाना जाता था। वहीं मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में मोयांजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सिंध प्रांत का प्राचीन नाम सौवीर था, कि यह समृद्धि ईसा पूर्व 5वीं सदी में ईरान के हकमानी सम्राट द्वारा, अब ये सब बाकी बातें हैं, ये तो बात की हो गई सिकंदर हकमानी सम्राट, ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि माता देवी की मूर्ति कैसी, इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा हाथी का कपाल मिला है, हाथी का सर, हाथी के जो सर का कपाल होता है, जो उसकी खोपड़ी होती है, वो मिली है। इसके अलावा क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला, RS-37 कब्रिस्तान, लिख लो इसको। उस कब्रिस्तान का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो कब्रिस्तान मिला है उस कब्रिस्तान को नाम क्या दिया गया, तो उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया है RH-37। ठीक है, ये कब्रिस्तान भी वहाँ पर मिला है। और क्या मिला है, जिसको आपने देखा होगा कि इसको ओखली बोलते हैं, कूटने वाली, ठीक है, वो चीज़ मिली है। ठीक है, तो ओखली भी मिली है, यहाँ पर ओखली मिला। अब यहाँ पर क्या है कि इससे जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले चावल के साथ मिल चुके हैं, इससे पुराने, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अन्न होता था तो उसको कूटने का भी कोई व्यवस्था होती होगी, तो साफ सी बात है, तो ये चीज़ यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो क्या क्या वहाँ पर मिला हुआ है, एक बार फिर से लिख लो अपनी कॉपी में। अन्नागार, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, माता देवी की मूर्ति, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, और क्या मैंने बताया आपको, हाँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, चलो अब हड़प्पा सभ्यता से हम लोग और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इसके देखो, ये देखो, इसके ईस्ट में सबसे पूर्वोत्तर जिसको हम बात करें, कौन सा राज्य मिला है, इसके वेस्ट में कौन से शहर है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा, तो ये चीज़ लिख लो यहाँ पर। इसके जो ईस्ट में मिला है, ठीक है, वो है आलमगीरपुर। इसके जो इसमें मिला है वो क्या है, आलमगीरपुर। वेस्ट में इसके मिला है सुतका गैंडोर हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। नॉर्थ में मिला है मांडा, ये मांडा हमारा कश्मीर की तरफ पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ में क्या मिला है, मांडा। और साउथ में क्या मिला है, साउथ में कौन सी जगह है, यहाँ पर साउथ में जगह है दैमाबाद। ठीक, उनकी नदियाँ लिख लो। आलमगीरपुर मिला है हिंडन नदी के पास, सुतका गैंडोर है दाश्क नदी के पास, मांडा चिनाब नदी, और दैमाबाद प्रवरा नदी। ठीक है, जो दैमाबाद से एक इक्का मिला है, इक्का यानी इक्का क्या होता है बता दूं, जैसे कि रथ होता है ना, आप रथ जैसा समझ सकते हो। ठीक है, तो बैठ के चलाने वाला, तो वो इक्का होता है, तो इक्का भी मिला है यहाँ पर। कहाँ से इक्का मिला है, इक्का मिला है तुम्हारा साउथ में दैमाबाद से हमारा इक्का भी मिला है। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, याद ऐतिहासिक का प्रारंभ है। अभी इसमें हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना, अभी मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, आगे हम लोग आदि ऐतिहासिक में पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, और उसके बाकी शहर जो कि धौलावीरा वगैरह मिले, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।